नमस्कार साथियों, साहित्य संदूक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक लेखिका सूर्यवाला द्वारा रचित कहानी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। बात फैल गई चारों तरफ, जंगल की बात भी जंगल की आग की ही तरह। अरुण वर्मा ने आज फिर एक ट्रक पकड़ा है तो खैर ऐसी कोई खास बात नहीं, सभी फॉरेस्ट वाले पकड़ते रहते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनका काम ही है भाई, अपने देश के जंगलों की राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। रखवाले हैं वे अपने हरे भरे जंगलों के। सो जहां लाद कर चुपचाप रफू चक्कर हो जाने की सरसराहट सुनी, टॉर्च की रोशनी फेंक एक तीखी सीटी के साथ दहाड़ मार दी। स्टॉप, कहाँ जाता है बे? खबरदार जो भागने की कोशिश की, चलो रोको ट्रक उधर। ट्रक रुक जाता है, बैठा हुआ ड्राइवर और साथी उतर आते हैं, हाथ जोड़े, फिर कुछ अदद हुजूर माई बाप किस्म के सिखाए पढ़ाए मुहावरे, कुछ गरज तरज, लानत मलामते और सबसे आखिर में फुसफुसाहटें, सरगोशियां और हिदायतें। एक हाथ से दूसरे हाथों में सरकती हुई नोटों की गड्डियां और इसके बाद ट्रक ऊपर से बीड़ी और पीछे से जले तेल का धुआं छोड़ती जंगलों को रौंदते आराम से गुजर जाता है। सो इन बातों से कोई उत्तेजना नहीं फैलती, उत्तेजना की लपटें तो फैलती हैं जब अरुण वर्मा कोई ट्रक पकड़ते हैं, क्योंकि पकड़ते हैं तो किसी हालत में छोड़ते नहीं। दूसरे उनके ट्रक पकड़ने पर ना पुलिस बन पाता है, न मटन पुलाव बन पाता है और न चिकन बिरयानी। उल्टे हफ्तों पखवारों सनसनी हलचल इंक्वायरी बैठकें, कुल मिलाकर मौसम में ठंडक पड़ते पड़ते महीनों लग जाते हैं। और इस बार तो सीधे सीधे दावानल ही भड़का दिया इस अकल के दुश्मन ने। जो ट्रक पकड़ा वह किसी ऐसे वैसे ठेकेदार जत्थेदार का नहीं, सीधे सीधे एमएलए के भतीजे का। और भतीजा भतीजी तो कहने के लिए, असल में तो सारा का सारा कारोबार ही उनका है। अब ऐसे नादान तो नहीं थे कि पहचान ना पाए हों। हरे लाल सूरज के छापे और त्रिशूल की निशानी वाली ट्रक दूर से ही अपनी पहचान बता देती है। और निशानी लगाई किस लिए गई है? बेकार का अड़ंगा हटाने के लिए ही तो। जंगल का जर्रा जर्रा जानता है कि असली राजा कौन है। कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं, जब सारे क्षेत्र पर उनका राज है तो जंगल क्या उससे अलग है क्या? और जब जंगल उनका है तो चाहे वो काटें चाहे रखें, अरुण वर्मा के बाप का क्या जाता है? तो अरुण वर्मा क्या है, मूलतः एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है। इसीलिए तो होता क्या है कि जब इनके ट्रक पकड़ते हैं तो कोई दावत वावत नहीं होती है, इंक्वायरी होती है। और ये एमएलए कौन है? ये है पुष्पाराज। और जो सब कुछ जानते हुए रोका तो अपने पूरे होश आवास में थे अरुण वर्मा। इसमें भी लोगों को शक है, पर पीते पवाते तो है नहीं, कुछ ज्यादा बोलते बताते भी नहीं। और अब ऐसे कांडों के बाद उनके अगल बगल से गुजर कर किसी को अपना सर कलम करवाना है क्या? खैर ये चुपचाप कतरा कर निकल जाने में ही है। सो जो भी हो जाए, यहाँ से तो चैन की सांस पड़े। अगल बगल के खाते पीते एक सरीके क्वार्टरों में, पर खाना पीना बदस्तूर चलते रहने पर भी एक उधेड़बुन तो जब तब हलकोरती है। आखिर क्या मिलता है शख्स को हर महीने 2 महीने पर अपना सिर इस महकमे की चक्की में डालकर कुटवाने में? देखने सुनने में तो ऐसा कुछ हट्टी सन की किस्म का यह अकड़बाज अड़ियल भी नहीं लगता, सीधा साधा पढ़ा लिखा बाल बच्चेदार आदमी है, अदब कायदे वाला भी है। फिर इसकी आदत बिगड़ी कैसे? कहाँ है अपने कैरियर में बदरंग थिगलियां लगवाता, यहाँ से वहां तबादलों के बाद तबादला का फरमान लिए बंजारों से भटकता फिरता है। यहाँ इस हल्के में भी तो शायद अभी सारा सामान खुला भी ना हो। अब ईमानदार अफसरों को कोई एक जगह टिकने ही नहीं देता, ट्रांसफर ही होते रहते हैं। और अगल बगल के क्वार्टरों की खिड़कियां आहटे लेती खुलनी बंदी होनी शुरू हो गई। सरे शाम घर लौटे पतियों से हड़बड़ाई बीबियां पहले यही पूछते, क्या हुआ, माने कि नहीं अरुण वर्मा? मरेंगे और क्या। गृहस्वामी लुंगी का फेंटा कसते कसते चाय प्याला थाम लेता, मगर आदमी है दिलेर, तुम्हारा सिर। जवाब कुछ इस तिलमिलाहट के साथ मिलता है कि पूछने वाली सिर पिटाकर भजिए तलवाने पहुंच जाती है। गरम भजिए आने तक गृहस्वामी माकूल जवाब सोच चुका होता है, अभी नया खून है ना, उबाल आते देर नहीं लगती। जब खून जलना होगा तब आटे दाल का भाव पता चलेगा बच्चों को। हाँ और क्या। पूछने वाली संतुष्ट होकर अपने मन को भी इसी जुमले से फुसलाने लगती है। कुछ इसी किस्म की बाकी क्वार्टर के पतियों और उनकी बीवियों के बीच भी चलता होता है। महादेव कह रहा था, बड़ी गहमा गहमी है आजकल दफ्तर में। अच्छा ये अरुण वर्मा है देखने में कैसा? मुझे याद नहीं पड़ता कभी देखा। बताऊं, सींग है सींग, 2 सर पे उसके, और पीछे लंबी सी दुम।
पति हड़क कर कहता है, तुम औरतों की आदत है बात का बतंगड़ बनाने की, और इस आदमी को भी क्या कहा जाए। पूछो, जो चीज हर तरफ से एक्सेप्टेड है, खुलेआम चालू है, ऊपर से नीचे तक हर कोई जानता समझता है, उसे लेकर इस तरह की बेवकूफी की हरकत पर कौन सा झंडा फहराना चाहता है पता नहीं। सिर्फ हद दर्जे की नासमझी और गूढ़ मगजी। लेकिन सुनने वाली ने चपरासियों मताहतों की कानफूसी के दौरान जो सुना था उसे सहजती अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, उसे पहले से मालूम होता है कि ट्रक फला फला का है तो भी रोक लेता है क्या? गृहस्वामी इस सवाल से कतरा जाने के लिए न सुनता सा बहुत जल्दी में आलू चाप का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में कर लेता है। दफ्तर में भी फाइलें एक मेज से दूसरे मेज तक सरकती हुई फुसफुसाती हुई यह सवाल पूछती हैं, क्यों भाई, मालूम नहीं था कि इन अरुण वर्मा को? यह जानबूझकर शेर की मांद में हाथ डाल दिया। वह छोड़ भी दो, जाने में या अनजाने में, लेकिन अब होगा क्या? कहाँ भेजे जाएंगे अब यहाँ से? यार, भेजने की बात तो तब होती जब 1-2 लाख के ठेकेदारों तावोदरों के काम में खलल आता है। यह रास्ता तो सीधे सीधे जहन्नुम को जाता दिखता है। जहन्नुम को? अच्छा, इसने बिना किसी सोर्स पुल के यूं ही कर डाला? कहीं कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी तो नहीं? ऐसे तो कोई खानदानी जड़ जमीन मिल्कियत वाला भी नहीं है, तब क्यों करते हैं ऐसा? सुना बच्चों की 2 बरस की पढ़ाई का नुकसान पहले ही हो चुका है ऐसे ही झमेले में। बेबात इतना बड़ा बखेड़ा मोड़ लेना कुछ समझ में नहीं आता, आखिर क्यों? कुछ नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुना पिछले हल्के से सहकर्मियों में तो मशहूर हो गया था कि जो घर फूके आपना जाए अरुण वर्मा के संग, यानी ब्लैक लिस्टेड। तभी तभी 2 हत्थड़ कुछ इसी तरीके का लिखा हुआ मिस प्रिंट है ये, मारकर एक मन चला ठहका लगाता है। वाह क्या खूब! जरा सोचो यार, ईमानदारी और उसूल भी अब बाकायदा ब्लैक लिस्टेड होने लगे ना। तभी दूसरा भड़क पड़ा, अभी कहाँ की फिलॉसफी छांट रहे हो? अभी तुमसे कहें कि जरा आज की जिंदगी से सही और गलत, ईमानदारी और बेईमानी को छांट छांट कर अलग अलग प्रतिक्रियाओं में लिखो तो कर लोगे क्या? बोलो, कुबत है छांटने की? मालूम तो होगा। बेईमानी, झूठ और फरेब से निकलकर जिंदगी का तजुर्बा करोगे तो क्या होगा? अचानक खटर खट चलते हुए टाइपराइटर अटक कर लम्हे भर को रुक गए, लेकिन वैसे ही बदसूर सिर झुकाई यत्रवत चालू हो गए। पूरे दफ्तर में सनसनी फैली और बैठ सी गई। अरुण वर्मा सस्पेंड हो गए, लेकिन अपना साहब बड़ा नेक दिल है। राजकिशोर बताता था उन्हें सस्पेंशन लेटर देते समय उनकी आवाज़ भर्राई थी, उनके हाथ कांपे थे। वरना जंगल का महकमा जंगल से ज़्यादा जंगली होता है। वहाँ अंधड़ चलते हैं, तूफान ठकठकाते हैं, इसके अलावा कोई कपकपी, कोई सिरहन नहीं। लेकिन यह अरुण वर्मा अजीब ही भेजे का आदमी है भाई। सस्पेंडेड का लिफाफा लेकर ऐसे मिला जैसे साग भाजी लाने का थैला लिए निकला हो। निर्विकार, निसंकोच चेहरे पर न आक्रोश, न उद्योग, न तिरमिलाहट, न शर्मिंदगी, यानी बेहया किस्म का क्या, ना एकदम सपाट थमा थमा सा, न हारा सा, न जीता सा। किसी को देखकर मुस्कुराहट वैसे ही बरकरार हो जाना, न किसी को मुंह चुराने का अवसर देना, न कतरा कर निकल जाने का ही। खुद बढ़कर हालचाल पूछ लेना और अंत में सस्पेंशन ऑर्डर लिए चुपचाप घर आ जाना। पड़ोस के क्वार्टर की खिड़कियां फिर अकलाहट से खुलनी बंद शुरू हो गई। कुछ आहट या सुराग ही लगे, पता नहीं बेचारी के घर चूल्हा जला भी नहीं। इसी बहाने ऑफिस से लौटते हुए लोग बीवियों से पूछ रहे थे, क्या कहती हो, चलना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, तुम तो इसी दिन के लिए कह रही थी, पर यहाँ तो आगा पीछा अब सब अपनी अपनी उसमें बातें कर रहे हैं। खैर, बच्चे दरवाजा खोलकर किल के, पापा, भाटिया अंकल आंटी आए हैं तो अंदर ले आओ बेटे। वे लोग अजीब सख्ते की स्थिति में घुसते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सामान्य शांत सा। फिर भी बात समझाना तो अपना फर्ज है। भाई वर्मा, मुझे तो बड़ा रंज हुआ सुनकर, बाय गॉड। शाम जज में आए हैं तब से उदास बैठे हैं। बीवी ने हुंकार मारी, वेरी नाइस ऑफ यू टू फील सो मच। फिर एक बात कहूँ? अच्छा, बड़े भाई की हैसियत से एक बात पूछता हूँ, कोशिश नहीं की कहीं किस बात की, मामला रफा दफा करने की? अरुण वर्मा ने हैरानी से देखा, मैं ही मुद्दा उठाऊं और मैं ही रफा दफा करने को कहूँ? लो, सभी कहते हैं, कह देते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि ट्रक मृत्युंजय सिंह के भतीजे का है। कितने तरीके हैं मेरे भाई, लेकिन भाटिया साहब, मुझे तो मालूम था कि ट्रक वाला बार बार बिना पर तो धमकाना चाह रहा था, और अब अपने सच को झूठ में बदल दूं? वर्मा यार, जिंदगी में ये सब रामायण महाभारत क्यों घसीटते हो? लेकिन रामायण महाभारत जिंदगी की जमीन से उपजे हैं भाटिया भाई। छोड़ो यार, तुम छोटे हो अभी। इतना तो मानोगे कि उम्र में, एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ा हूं। उसी लिहाज से कहता हूँ, ये मगजमारी छोड़ दो, हंसी खुशी रहना सीखो। कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दली का नाम है। अरुण वर्मा चुप हो गए। वह कहना चाहता था कि जिंदा दली के अर्थ हमने बदल दिए हैं भाटिया साहब, लेकिन न कह सका। शायद वह जानता था भाटिया की समझ में अब वह सब न आ पाएगा।
क्या आप सचमुच समझते हैं कि मेरी भूल गलती है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी देर से समझदारी और चतुराई बघाड़ते भाटिया की आंखें सक पकाकर सीधे जमीन की ओर झुक गईं। देखो, सोचने समझने का तो कोई अंत नहीं। बिला वजह इसमें सब में सिर खपाने से क्या फायदा? ना कुछ नहीं, ना सिर्फ नुकसान ही नुकसान। मैं नफे नुकसान की नहीं भाटिया भाई, सही गलत की पूछ रहा हूँ। ठीक है भाई, फिर जो तुम्हारे मन में आए सो करो। माफ करना मिसेज वर्मा, जज्बात में बह गया और वापस वर्मा की ओर मुताकिफ हुई। इतना समझ लो, आदमी सिर्फ शगल के लिए नहीं करता, वह वह सब चाहता है, कोई नहीं, लेकिन बस करना पड़ता है। कहते कहते मिस्टर भाटिया हाँफने लगे। अरुण वर्मा जैसे भाटिया ही से नहीं, खुद अपने आप से बोले, हाँ यही तो, चाहते हम कुछ और है और करते कुछ और है। जैसे गलत पाठ को गलत समझते हुए भी रटते चले जाने की आदत सी पड़ गई है। भाटिया चले गए तो कौशिक आए। अब बस सारी बातें यही है, इसी तरीके से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। भाई सबको कहो चाहे दुनियादारी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ईमानदार आदमी सही है, ये तो सबको पता ही रहता है। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कितना तो समझाया, तर्क से मस्तिष्क को हराने की कोशिश की कौशिक साहब, लेकिन हरे भरे पेड़ों के तने से ओवरलोडेड ट्रक की ओर नजरें उठाते ही लगता जैसे ये लाशें हों जंगल के हंसते लहलाते पेड़ पौधों की। ऐसा ही हमेशा हुआ है, इस बार ही नहीं, हमेशा बस यही ताकत मेरी बैकिंग करती रही है। लेकिन ताकत नहीं कहना चाहते इसे, ये तो लत लगी हुई है। अरुण वर्मा वही बच्चों की सी हंसी हंसता है और कौशिक का चेहरा उतरता चला जाता है। कौशिक के बाद जोशी, जोशी के बाद प्रभाकर, प्रभाकर के बाद अस्थाना। वसुधा थक गई। अंतिम मेहमान के जाते ही बोली, खाना लगा देती हूँ। खाना देखते ही अरुण वर्मा किलक उठे। वाह, चने के पराठे कुरकुरे और लाल, एकदम माँ की तरह। तुमने अच्छा किया जो माँ से पराठा बनाना सीख लिया। वसुधा ने जानबूझकर बनाया। डोंगा तो खोलो, पालक और बैंगन भी तुम्हारे परिवार का फेवरेट। हाँ, पिताजी को खासतौर पर बहुत पसंद था। हफ्ते में 2 दिन तो बनते ही बनते। उस दिन भी माँ ने बैंगन पालक ही बनाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर जैसे मनपसंद खाने के साथ मनपसंद कहानी दोहरा रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पिताजी के साथ घटना घटी जब पिताजी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से शिक्षा विभाग में एक बार गर्मियों के दौरे पर आए। डायरेक्टर के लिए बर्फ का इंतजाम नहीं हो पाया था। बस गुस्से अफसर बिलबिला उठा था। फौरन पिताजी की मुत्तली का ऑर्डर लिखा और चलता बना। सारा स्टाफ हर तरफ तहलका सन्नाटा। साथ साथ 1-2 सहकर्मियों ने सुना, आकर समझाया, कहा माफी मांग लीजिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं। लेकिन पिताजी ने माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया। उल्टे उन लोगों को शांत किया, चुपचाप घर लौट आए थे। माफ़ी ना मांगने का कारण भी स्पष्ट था। शहर में कहीं बर्फ नहीं थी उस दिन, और सिर्फ बर्फ लाने के लिए 40 मील दूर दूसरे शहर विभाग को गाड़ी भेजना पिताजी के उसूलों के खिलाफ था। यह सब किसी के कहने की जरूरत भी नहीं थी। विभाग का हर छोटा बड़ा सहयोगी कर्मचारी जानता था। यह भी 18 साल से उनकी नौकरी में कहीं लापरवाही या बेअदबी का एक छोटा सा भी धब्बा नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। मेरे पिताजी घर आए बिना कुछ बताए, माँ को कुछ भी नहीं, यही बैंगन पालक और पराठे खाकर सो गए। लेकिन जब सुबह उठे तो अखबार उठाया तो आंखों पर विश्वास नहीं आया। शहर के प्रमुख अखबार के पहले पृष्ठ पर पिताजी की मुअत्तली की खुलेआम भर्त्सना की गई थी। उनकी कार्यकुशलता और निष्ठा के प्रतिपादन स्वरूप मिले इस नौकरशाही कोप को शहर के सारे बुद्धिजीवियों, प्रमुख नागरिकों और सहयोगी ने घोर अत्याचारपूर्ण और अन्यायी ठहराया था। दूसरे दिन ऑफिस जाने पर पता चला विभाग के आधे से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे तैयार रखे हैं भेजने के लिए। फिर छोटी बिटिया उन्नीदी हो रही थी। फिर डायरेक्टर को क्षमा याचना के साथ अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। बस कहानी खत्म, अब आप भी सो जाइए। अरुण वर्मा ने बेटे के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। वसुधा चुप रही लगातार, लेकिन बच्चे सो गए। वसुधा अनायास पूछ बैठी, सुनो, तुम भी किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद तो नहीं कर रहे? पागल हुई हो? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इसलिए कि इतनी बार सुनाई कहानी तुमने, आज फिर दोहराई। वह तो अपनी बैकिंग के लिए, क्योंकि यह सब मेरे बहुत छुटपन से मिली संजीवनी है ना, टॉनिक टॉनिक। जैसे वो च्यवनप्राश का विज्ञापन आता है ना, तो उसूल के पक्के या परिवार का 40 साल पुराना नुस्खा, डिंग डोंग डिंग। अरुण हंसे, फिर कबूलते हुए बोले, लेकिन सच सच कहूं तो मन भी उद्विग्न है वसुधा, मेरे और बच्चों के लिए। ना नहीं, वह तो आज की मुक्त महिला, तुम संभाल ले जाओगी। तुम लोगों की मुक्ति की इससे बड़ी सार्थकता दूसरी नहीं हो सकती ना। सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए लड़ना कोई लड़ना है? ठीक है, मान लिया। तब फिर तुम्हारी उद्विग्नता का कारण? हाँ, कारण नहीं छुपाऊंगा वसुधा, तुमने नहीं महसूसा? कितने लोग आए मुझे समझाने बुझाने, मेरे प्रति दया सहानुभूति दर्शाने, इतने सुझाव, इतनी संपत्तियां, लेकिन उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं कहीं ना कहीं सही हूं। मेरा मतलब किसी इंकलाब, किसी विद्रोह से नहीं है वसुधा। लेकिन आज लोगों को सही मान लेने में भी इतने घबराते हैं। ये कौन सी नई बात थी अरुण? नहीं वसुधा, न कर पाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन
कह भी न पाना, स्वीकार भी न कर पाना कुछ अजीब लगता है। मैं तो सिर्फ यह जानती हूँ कि तुम्हें अपने लिए नहीं वसुधा, मैं खुद उनके लिए कह रहा हूँ। लेकिन एक बात और भी तो है, इतने जरा से परिवर्तन या बदलाव इतने जरा से परिवर्तन या बदलाव की झलक ना दिखे तब तो यही लगता है शायद अब जीर्णोद्धार नहीं हो सकता। अब कुछ भी सोचना या करना व्यर्थ है, बिल्कुल कब्रिस्तान खोदने की तरह। फिर वही बदलाव या वैसा कुछ कर दिखाने की मंशा या महत्वाकांक्षा भूल जाए से तुमने खुद स्वीकारा ना कि तुम्हारी लत है, बस इसी तरह करते चलो, अपने हिसाब से जीते चलो। लेकिन आदमी मैं भी हूँ वसुंधरा, किसी भी औसत कमजोर आदमी की तरह कमजोरियां मुझ में भी जानती हूँ। जिस व्यक्ति का परिवार उस पर आश्रित हो उसकी बाध्यताएं सीमाएं होती हैं। मैं तुम्हें स्वतंत्र करती हूँ, इसे मेरी भी महत्वाकांक्षा ही समझ लो। लेकिन बच्चे सो गए। वसुधा ने हंसकर बातों का रुख मोड़ दिया। तुम भी सो जाओ। सोया नहीं अरुण वर्मा। सारी रात आंखें छत दीवार टकटोरती रही, एक के बाद एक सधे बंधे हाथ वापस लौट जाने का रास्ता दिखाते रहे, जैसे कह रहे हैं लौटो, यह आम रास्ता नहीं है। इसी तरीके से बेचारा रात भर सोच विचार करता रहता है। ईमानदार आदमी है ना, उसके पास सोच विचार के अलावा है ही क्या। अब आज ऑफिस भी कहाँ जाना, बहुत बड़े सपाट सन्नाटे भरे मैदान के बीचों बीच जैसे अकेला खड़ा। कुछ नहीं सूझा तो चुपचाप छोटी सी कुर्सी लेकर बगीचे में आ गया। यूं ही क्यारियों के बीच अनमना सा पीली पत्तियों को धीमे धीमे निकाल कर अलग करता रहा कि तभी आंखें मलता सा छुटका सा बेटा आकर लिपट गया। पापा, वो जो कल आप बता रहे थे ना, आपने पापा वाली बात, आज फिर से ठीक ठीक बताइए, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। अरुण वर्मा ने बेटे को अपनी बाहों में भरा और अपनी ऊंचाई भर उठा लिया। और इसी के साथ ये कहानी सार्थक होती है कि कोई साथ दे न दे, उसका बेटा तैयार हो रहा है उसकी कहानी को गर्वपूर्वक अपने दोस्तों को सिखाने के लिए, सुनाने के लिए। और एक बाप की बहुत बड़ी विजय होगी, जय होगी, जय हे पुरुषोत्तम नवीन। अब उसका बेटा, उसने अपने बाप से ईमानदारी सीखी है अरुण वर्मा ने, और अरुण वर्मा का बेटा भी अपने पिता से इस ईमानदारी को सीखेगा। एक भी व्यक्ति यदि संभल पाए, समाज में बदलाव ला पाए, जीवन सार्थक ही। हर कोई महात्मा गांधी और वो सब तो नहीं हो सकते बड़े बड़े, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी एक का जीवन भी सुधर जाए तो यह भी हमारे इस छोटे से जीवन की सार्थकता है। आप लोग इसी तरह कहानियों की प्लेलिस्ट चेक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि डेली आपको बेहतरीन कहानियाँ मिल जाएं। ठीक है, और मिलती हूँ पुनः आपसे कल किसी अन्य रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और जो भी परीक्षार्थी हैं, हिंदी विषय से पढ़ रहे हैं, वह हमारा चैनल है हिंदी नेटशाला, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उसे सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपके लिए नाटक, निबंध, कहानियाँ, उपन्यास सभी कुछ उपलब्ध है, विशेषतः आधुनिक कविता काफ़ी कुछ उपलब्ध है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, नियमित रहिएगा, प्रतिदिन चैनल पर अवश्य आएँ, लाइक और शेयर के माध्यम से अपना सपोर्ट भी दें।